नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 14 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक तो देखो डिस्कस करेंगे सबसे पहले लाइव मिंट का, इंडिया में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम इंप्रूव हो रहा है ना, उससे संबंधित स्टार्टअप के बारे में यूपीएससी इस बार के मेंस में भी क्वेश्चन पूछ सकती है। दूसरा आर्टिकल हिंदू का डिस्कस करेंगे, न्यू वर्ल्ड डिसऑर्डर से संबंधित। और तीसरा इशू हम डिस्कस करेंगे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुए हैं और जिसके सामने पाकिस्तान की सरकार झुक गई। क्या है पूरा इशू, वो हम डिस्कस करेंगे। डायरेक्टली हो सकता है क्वेश्चन यूपीएससी ना पूछे, लेकिन थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं पॉइंट्स जो है वो यूज हो सकते हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, पिछले 20 सालों में हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। 2010 में हमारे देश में 5000 नए स्टार्टअप्स बने थे, जबकि 2020 में 15000 नए स्टार्टअप हमारे देश में इस्टाब्लिश हुए। इससे भी ज़्यादा 2010 से लेके 2020 के बीच में यूनिकॉर्न स्टार्टअप की संख्या हमारे देश में थी 33। यूनिकॉर्न स्टार्टअप आपको पता है ना, जिनकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा बढ़ जाती है। $1 बिलियन 7,000 करोड़ के आसपास। लेकिन अकेले 2021 में यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो इमर्ज होके आए उनकी संख्या थी 41। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो पिछले 20 सालों में हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम कितना ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। इसके कई सारे रीजन्स हैं। अगर यूपीएससी पूछ ले स्टार्टअप इकोसिस्टम क्यों एकदम से इंप्रूव हुआ हमारे देश में, देखो एक तो इनोवेशन काफ़ी आई, इंटरनेट पेनिट्रेशन आपको पता है काफ़ी ज़्यादा हो गया है, स्मार्टफोन्स की संख्या कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, पेमेंट सिस्टम कितना इंप्रूव हुआ है इंडिया में। इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिस, ऐसे ऐसे अनेकों रीजन्स हैं। सरकार की पॉलिसीज़ भी आगे आएगा ये पॉइंट, जिसकी वजह से हमारे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना ज़्यादा अच्छा हुआ है। कुछ और पॉइंट्स हैं इसी से संबंधित। अभी देखो इंडिया तीसरे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर सबसे ज़्यादा कंपनीज ने यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया हो। सबसे ज़्यादा तो यूएसए में कंपनीज ने यानी नए स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया, उसके बाद नंबर चाइना का है और तीसरे नंबर पे इंडिया है। इंडिया यूके और जर्मनी से आगे हैं। इंडिया में देखो वैसे जो फिनटेक और ई कॉमर्स कंपनीज है ना, ये सबसे आगे हैं यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल करने में। फिनटेक कंपनीज जैसे देखो पेटीएम है, और ई कॉमर्स कंपनीज आपको पता है जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इस जैसी ई कॉमर्स कंपनीज हैं। और एडटेक जैसे अनअकैडमी, बायजू, फूड डिलीवरी ऐप आपको पता है जोमेटो, स्विगी, मोबिलिटी जैसे उबर, ओला। मतलब पॉइंट देखो ये है, हमारे देश में वो स्टार्टअप्स जिन्होंने यूनिकॉर्न स्टेटस हासिल किया है, यानी जो $1 बिलियन की बनी हैं, उनमें ज़्यादातर तो फिनटेक और ई कॉमर्स की कंपनीज हैं। उसके बाद दूसरे सेक्टर्स का नंबर आता है जैसे एडटेक, फूड डिलीवरी और मोबिलिटी। तो ये तो देखो हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन डिस्कस किया। अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो हमें बताते हैं कि इंडिया में स्टार्टअप सिस्टम क्यों इंप्रूव हुआ। देखो इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है और ज़्यादातर लोग यंग हैं। यंग लोगों की संख्या ज़्यादा है इंडिया में। यंग लोग आपको पता है मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो इंडिया में एक बहुत बड़ी मार्केट है। दूसरा, इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो इन्वेस्टर्स को इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी दिखती है। और देखो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है ना, वो भी अच्छी हैं। सरकार चाहती है इंडिया में स्टार्टअप इकोसिस्टम इंप्रूव हो। इसके लिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स भी चलाई हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया लॉन्च की गई थी 2016 में। टैक्स बेनिफिट्स सरकार देती है नए स्टार्टअप्स को। इसके साथ साथ नई टिंकरिंग लैब्स इस्टाब्लिश की गई हैं, ताकि जो नए एंटरप्रेन्योर्स हैं वो उन टिंकरिंग लैब में जाके सीख सकें। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी ने भी एक बड़ा रोल प्ले किया है, जिसकी वजह से इंडिया में नए नए अच्छे अच्छे बिजनेस मॉडल्स इमर्ज होकर आए हैं। जैसे देखो जब लॉकडाउन लगा 2020 में, तो उसके बाद बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं ना, उनमें डिजिटलाइजेशन आ गया। अगर महामारी ना आती, जो कि देखो वैसे नहीं आनी चाहिए थी, इतने सारे लोगों की जान गई, लेकिन ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज आप इसे बोलिए कि महामारी के कारण एकदम से डिजिटलाइजेशन जो है वो बढ़ गया। नए नए बिजनेस मॉडल्स इमर्ज होके आए और नए नए स्टार्टअप्स इमर्ज होके आए इस मुश्किल भरे समय में।
तो पॉइंट ये है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, डेटा एनालिटिक्स, बिग डेटा, रोबोटिक्स, ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ है ना, इनका इस्तेमाल हमारे देश में एंटरप्रेन्योर्स बखूबी कर रहे हैं नए नए बिजनेस मॉडल्स ईजाद करने के लिए। देखो इंडिया में जो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम एकदम से इम्प्रूव हुआ है ना, ये किसी रेवोल्यूशन से कम नहीं है। 44 यूनिकॉर्न्स के द्वारा हमारे देश में 106 बिलियन डॉलर्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो जनरेट की गई हैं। इसमें वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ने भी काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है। जैसे नायका अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, नायका ने अपना IPO लॉन्च किया था, तो ये स्टार्ट किया गया था फाल्गुनी नैयर के द्वारा। स्वाति भार्गव का एक स्टार्टअप है कैश करो। तो मतलब वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी आगे आ रही हैं अब अच्छी खासी संख्या में, और स्टार्टअप्स इस्टाब्लिश किए जा रहे हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा भी। इन नए इस्टाब्लिश हो रहे स्टार्टअप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी जॉब्स जनरेट होती हैं। जैसे यहाँ पे आंकड़ा भी दिया हुआ है, 1.4 मिलियन डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट जॉब्स जनरेट हुई हैं, की गई हैं इन 44 यूनिकॉर्न्स के द्वारा। जैसे देखो उबर, ओला है, स्विगी है, जोमेटो है, इनके द्वारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट कितनी जॉब्स जनरेट की जाती हैं। और ये कंपनीज, ये स्टार्टअप्स इंडिया की इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। ये तो हमने देखो अच्छी अच्छी बातें डिस्कस की। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे पहला चैलेंज तो देखो ये है, देखो ये जो कंपनीज है ना, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, अभी तक ये प्रॉफिटेबल नहीं है। बड़ी हो रही हैं कंपनीज लेकिन घाटे में हैं। इनको इन्वेस्टमेंट मिलना, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके ये सक्सेसफुल साबित होंगी। हो सकता है कि ये कंपनीज आगे जाके फेल हो जाएं। जैसे अनअकैडमी है, अनअकैडमी का वैल्यूएशन तो देखो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन अनअकैडमी कितने ज़्यादा घाटे में है। यहाँ पर देखो आप, अनअकैडमी के जो नुकसान है वो 6 गुना बढ़ गया। देखो मैं आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बताता हूँ ये कैसी चीज़ें काम करती हैं। जैसे फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट किसने स्टार्ट की? बिनी बंसल ने और सचिन बंसल ने। उसके बाद वैल्यूएशन फ्लिपकार्ट का बढ़ता गया, फ्लिपकार्ट को जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, वो मिलती रही, वैल्यूएशन अच्छा खासा बढ़ गया फ्लिपकार्ट का। उसके बाद वॉलमार्ट ने मेजॉरिटी जो शेयर्स हैं फ्लिपकार्ट के परचेज कर लिए, और जो बिनी बंसल और सचिन बंसल है वो कंपनी से बाहर निकल गए, जिस कंपनी को उन्होंने इस्टाब्लिश किया था। तो ये भी एक तरीका है, मतलब कि जो स्टार्टअप जो लोग इस्टाब्लिश करते हैं ना, वो इन्वेस्टमेंट मांगते जाते हैं, कंपनी की वैल्यूएशन बड़ी होती जाती है, इन्वेस्टर पैसा लगाते हैं, लास्ट में आके जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी वो खुद उस कंपनी से बाहर निकल जाते हैं, फिर वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है स्टॉक मार्केट में, यानी जनता का पैसा उस कंपनी में लग जाता है। यानी इन्वेस्टर्स जिन्होंने पैसा लगाया था उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। अगर 10 रुपये लगाए तो 100 रुपये करके वो निकल गए, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन इंक्रीज हो गया था। लेकिन सक्सेसफुल मॉडल अभी भी नहीं है। फाइनली पैसा किसका लगा है? जनता का, क्योंकि वो अब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हो चुकी है कंपनी। तो ये पूरा मॉडल है कि लास्ट में कई बार फंस जाते हैं जनता, क्योंकि उनकी शेयर जो है वो लिस्ट हो जाता है स्टॉक मार्केट में। फाइनली जनता का पैसा लगा होता है उस कंपनी में और वो कंपनी फेल हो जाती है, तो डूबता किसका पैसा है? जनता का। ये तो सिर्फ देखो एग्जाम्पल था, पॉइंट आप समझ गए ना। पॉइंट ये है, कंपनीज का बड़ा होना, वैल्यूएशन का इंक्रीज होना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनीज आगे जाके सक्सेसफुल साबित होंगी। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस में देखो इंडिया अभी भी एक मार्जिनल प्लेयर है। इतना ज़्यादा स्कोप है स्पेस सेक्टर में। एक आर्टिकल भी हमने डिस्कस किया था कि स्पेस इकोनॉमी जो है पूरे वर्ल्ड की वो 440 बिलियन डॉलर्स की है, और इंडिया का इसमें शेयर कितना है? सिर्फ 2%। और जबकि देखो इंडिया के पास पूरी टेक्नोलॉजी है, एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है, सैटेलाइट्स को बनाने से लेकर सैटेलाइट्स को लॉन्च करने तक, फिर भी हम स्पेस सेक्टर में आगे नहीं निकल पा रहे हैं। ये चिंता की बात है। इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है, देखो हमारे देश में ना स्टार्टअप्स को इन्वेस्टमेंट तो मिली है, लेकिन ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट मिली है ना वो दूसरे देशों की इन्वेस्टमेंट कंपनीज से मिली है। जैसे जापान के सॉफ्ट बैंक ने इंडिया में बहुत इन्वेस्ट किया है, चाइना के अलीबाबा, US से सिकोआ, इन कंपनीज ने इंडिया के स्टार्टअप्स में काफ़ी इन्वेस्ट किया है। बट इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं ना वो अभी भी इतना ज़्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं। इंडिया में कोई सीरियस वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री नहीं है जो कि स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर सके। एंजल इन्वेस्टर्स इंडिया में थोड़े बहुत हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं जितना कि US समेत दूसरे डेवलप कंट्रीज़ में हैं। और इंडिया में जो ट्रेडिशनल कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं ना, जैसे रिलायंस, टाटा, वो भी इतना ज़्यादा इनोवेशन नहीं लेके आ रहे हैं।
वो नई नई टेक्नोलॉजीज़ में अपने कदम नहीं रख रहे हैं। जैसे टाटा ने काफ़ी कोशिश तो की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री में टाटा काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, और सुपर ऐप भी वो एक लॉन्च करना चाहते हैं जिस पर सारा सामान मिलेगा, A to Z, मतलब बहुत कुछ, दवाइयों से लेके हर चीज़ जो आप खरीदना चाहते हो, ऐसा उनका प्लान है। कोई सुपर ऐप वो लॉन्च करना चाहते हैं। लेकिन देखो, ये कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इनोवेशन नहीं हुई ना। इनोवेशन तो काइंड ऑफ ये है ना, कुछ आप नई चीज़ लेके आते हो, जैसे अमेजोन, ये अपना इलोन मस्क है जो टेस्ला वाले, ये कुछ नया करते रहते हैं मार्केट में, बिल्कुल ही नया, जो वर्ल्ड के लिए नया है वैसा वर्ल्ड के लिए बिल्कुल ही नया होना। ऐसी चीज़ें इंडियन कंपनीज को करने की आवश्यकता है, तभी इंडियन कंपनीज ना ये बड़ी बड़ी कंपनीज की तरह बनेंगी, जैसे स्पेस एक्स है, अमेजोन, फेसबुक। बिल्कुल जब नया नया करेंगे। हमारे वाले क्या करते हैं, यूएस में नया स्टार्टअप बना, वहाँ पे कोई कंपनी अच्छा काम कर रही है तो उसका मॉडल इंडिया में कॉपी कर लिया जाता है। जैसे जोमेटो है, स्विगी है, ये सब कॉपीड मॉडल्स हैं। मतलब पहले इस प्रकार की चीज़ें काम कर गई चाइना में, यूएसए में, फिर इंडिया में आई। तो ये तो ट्राइड एंड टेस्टेड मॉडल्स हैं ना, कि उन देशों में इन चीज़ों ने काम कर दिया, इंडिया में मिडिल क्लास ग्रो हो रही है, इंडिया में भी अर्बनाइजेशन हो रहा है, तो ये चीज़ें इंडिया में भी काम करेंगी। अब लास्ट में बात की जाती है वे फॉरवर्ड की, क्या किया जा सकता है। देखो, सबसे पहले है पॉलिसी इंटरवेंशन। बात सही है, सरकार ने अच्छा काम किया है, टैक्स इंसेंटिव दिए हैं, लेकिन देखो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर सरकार को बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसे जीएसटी सिस्टम काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल गेन्स पे टैक्स लगता है, उसमें कुछ रियायत दी जा सकती है। कई सेक्टर्स में रेगुलेटरी सिस्टम अभी भी काफ़ी ज़्यादा टाइट है। जैसे ई कॉमर्स के नए जो ड्राफ्ट रूल्स आए थे उस पर लेके कंट्रोवर्सी पैदा हो गई थी, हमने आर्टिकल्स भी डिस्कस किए थे। और नए नए जो स्टार्टअप्स हैं ना, काफ़ी बार डिसएडवांटेज में रहते हैं एज कंपेरिजन टू बड़ी कंपनीज। अब जो देखो, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ये इतनी बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं, अब इनका मुकाबला कौन करेगा। छोटा स्टार्टअप इनका मुकाबला कर ही नहीं सकता अमेजोन और फ्लिपकार्ट का। इनके पास इतना बड़ा लॉजिस्टिक्स सपोर्ट है। अमेजोन अगले दिन प्रोडक्ट पहुंचा देता है दिल्ली में, कई बार तो उसी दिन। तो इतना नए स्टार्टअप के पास इतना मादा नहीं होता ना। नेक्स्ट पॉइंट, स्पेस स्टार्टअप्स के लिए लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क की आवश्यकता है। बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस होनी चाहिए, कोई एम्बिग्विटी, वेगनेस नहीं होनी चाहिए कि अगर नया स्टार्टअप स्पेस सेक्टर में आता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गवर्नमेंट उसको कैसे सपोर्ट करेगी, सब कुछ क्लियर होना चाहिए। क्या उस स्टार्टअप की लायबिलिटी होगी, सब कुछ क्लियर। लास्ट पॉइंट देखो, कैपिटल की अवेलेबिलिटी से संबंधित है। देखो वही बात, बाहर के इन्वेस्टर्स ने तो इंडिया के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया है, लेकिन हमारे देश के जो इन्वेस्टर्स हैं ना, वो आगे नहीं आए हैं। हमारे देश में वो कॉर्पोरेट ग्रुप्स जिनके पास पैसे हैं, अगर वो नया स्टार्टअप नहीं स्टैब्लिश कर रहे हैं, कम से कम आप इन्वेस्ट तो कर सकते हो। जैसे रिलायंस, टाटा, ऐसे ऐसे कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं नए नए स्टार्टअप्स में। इसके साथ साथ सरकार इन्वेस्ट कर सकती है R&D में, कॉलेजेस में, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, थिंक टैंक्स में, जहाँ पे नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होगी और ज़्यादा नए नए स्टार्टअप अच्छे अच्छे इमर्ज होके आएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हमारे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड में इमर्ज होकर आ रहे डिसऑर्डर से संबंधित हैं। आप GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2021 का जो साल है ना, वो पोस्ट कोल्ड वार पीरियड में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साल के रूप में इतिहास में याद रखा जाएगा। क्यों? देखो वैसे कोविड की महामारी तो 2020 में आ गई थी, लेकिन 2021 में US अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस पूरी तरह से वापस लेके चला गया और इसका परिणाम ये निकला कि अफगानिस्तान में फिर से तालिबान का रूल इस्टाब्लिश हो गया। देखो क्यों US अपनी जो फोर्सेस हैं अफगानिस्तान से लेके गया, उसको लेके दो परसेप्शंस हैं। एक तो ये कि US अपनी फॉरेन पॉलिसी को रीअलाइन करना चाहता था। अब US अपना फोकस चाइना की तरफ ज़्यादा करना चाहता था, जो कि लगातार US को चैलेंज कर रहा है। दूसरा परसेप्शन ये है कि US युद्ध हार गया अफगानिस्तान में। 20 सालों तक US ने प्रयास किया कि तालिबान को ख़त्म किया जा सके, लेकिन तालिबान ख़त्म नहीं हुआ और US के जाते ही तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज हो गया, यानी US ये युद्ध हार गया। US कितना भी बोले, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता में वापस आना, इसको वियतनाम में US की जैसे हार हुई थी ना, उसी प्रकार से इसको देखा जा रहा है। देखो कुछ एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि कुछ सालों के बाद, जैसे
1990-91 में जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ था ना, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि अब यूएसए एकमात्र वर्ल्ड सुपर पावर बच गया है। तो कुछ सालों के बाद जो सुपर पावर्स होती हैं ना, वो फैटीग महसूस करती हैं, मतलब थकावट। वो अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर लेती हैं कि उनकी जो पावर है वो कम होने लगती है अपने आप ही। यूएस के साथ भी ऐसा ही हुआ। यूएस ने अपने आप को ना काफ़ी स्ट्रेच कर लिया। इराक में अपनी सेना भेज दी, अफगानिस्तान में सेना भेज दी। मतलब इन दोनों वार्स में यूएसए को इतना ज़्यादा खर्चा हो गया, बाद में लीबिया में भी यूएसए ने सेना भेज दी, कि यूएस को जो परिणाम यूएस चाहता था ना, वो परिणाम नहीं निकले इन वार से, बल्कि यूएस की इतना सारा पैसा खर्च हो गया। और डोमेस्टिकली भी यूएस की गवर्नमेंट को काफ़ी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा कि जल्द से जल्द आप सेना बुला लो, हमारे जो जवान हैं वो शहीद हो रहे हैं, इकोनॉमी को इतना नुकसान पहुंच रहा है। तो यूएस की सरकारों पर प्रेशर था कि वो अफगानिस्तान से जल्द अपनी सेना वापस बुलाएं। कुछ एक्सपर्ट्स बोलते हैं कि यूएस अभी ना वो समय फेस कर रहा है जो एक समय में ब्रिटेन ने फेस किया था, या फिर यूएसएसआर ने फेस किया था। मतलब ब्रिटेन की जो सुपर पावर स्टेटस था ना, वो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद खत्म हो चुका था। सेकेंड वर्ल्ड वार में आपको पता है ब्रिटेन ने सेकेंडरी रोल प्ले किया, मेन रोल यूएस ने प्ले किया था। लेकिन बावजूद इसके सेकेंड वर्ल्ड वार में यह साफ हो चुका था कि ब्रिटेन अपना अब बड़ी पावर का स्टेटस खो चुका है। ज़्यादातर जो उनकी कॉलोनीज थी वो आज़ाद हो चुकी हैं, लेकिन ब्रिटेन इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इसीलिए 1956 में स्वेज कैनल पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और इजराइल ने मिलकर अपनी फोर्सेस भेज दी इजिप्ट में। लेकिन यूएस और सोवियत यूनियन ने उनको मना कर दिया कि आप कोई मिस एडवेंचर नहीं करोगे। तो इन देशों को अपनी फोर्सेस वापस ले जानी पड़ी स्वेज कैनल से। तब वर्ल्ड में सभी देशों ने, सभी एक्सपर्ट्स ने मान लिया कि अब ब्रिटेन जो है वो बड़ी पावर नहीं रहा है जैसा सेकेंड वर्ल्ड वार से पहले था। उसी प्रकार से वेस्टर्न पावर्स के लिए एक वीक मूवमेंट आई 1970s में। 1970s में यूएस अपनी फोर्सेस वियतनाम से वापस लेके चला गया। सोवियत यूनियन इससे बहुत खुश हुआ कि अब तो यूएसए डिक्लाइन कर गया है, अब और कुछ नहीं है। तो बदले में यूएसएसआर ने क्या किया, अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करवा दी, और उसको सपोर्ट करने के लिए यूएसएसआर ने अफगानिस्तान में अपनी सेना भी भेज दी। 10 सालों तक यूएसएसआर की सेना रही अफगानिस्तान में, जिसका विरोध किया गया। वहां पे पाकिस्तान, यूएसए और सऊदी अरेबिया के द्वारा मिलकर, मतलब इन तीनों ने फंडिंग दी, ट्रेनिंग दी मुजाहिदीन्स को, सो कॉल्ड अब जो तालिबान बन गया है। मतलब बहुत सारे फैक्शंस बने उन मुजाहिदीन्स के। तो यूएसएसआर को भी आखिरकार अपनी फोर्सेस वापस ले जानी पड़ी अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरी ना, उसके बाद जो ईस्टर्न यूरोप के काफ़ी सारे देश थे वहां पर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट गिरती गई ताश के पत्तों की तरह, और अंत में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। राइटर कहते हैं, देखो इन आर्गुमेंट्स देने का मकसद ये नहीं है कतई कि अभी यूएसए का जो सुपर पावर स्टेटस है वो जल्द ही खत्म होने वाला है। यूएस अभी भी सबसे ज़्यादा पावरफुल देश है। 2 ओशियंस पे कंट्रोल है यूएस का, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ईजिली इन दोनों ओशियंस को यूएसए एक्सेस कर सकता है। बॉर्डर्स डिफाइंड है यूएसए के। इमीडिएट जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनसे यूएसए को कोई खतरा नहीं है। पूरे कॉन्टिनेंट पर यूएसए का डोमिनेंस है, नॉर्थ अमेरिका पर और बहुत हद तक साउथ अमेरिका पर भी। तो यूएस इतना जल्दी डिक्लाइन नहीं करने वाला है। बट देखो, बावजूद इसके क्वेश्चंस तो उठने लगे हैं। अफगानिस्तान से यूएसए का विड्रॉल ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंस नहीं था। इवन इराक में, लीबिया में यूएस काफ़ी प्रयासों के बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं इस्टेब्लिश कर सका। सीरिया में यूएस असद रजीम को उखाड़ फेंकना चाहता था, लेकिन पुतिन ने असद रजीम को सपोर्ट किया, और आज भी असद जो है सीरिया में सत्ता में है, चाहकर भी यूएसए कुछ नहीं कर पाया। इसके अलावा भी आज यूएसए के सामने 3 बड़े चैलेंजेस हैं। सबसे पहला चैलेंज यूक्रेन से संबंधित है। देखो, ऐसी खबरें आ रही हैं कि रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर के साथ 1,75,000 जो अपने ट्रूप्स हैं वो तैनात करके रखे हैं, और इंटेलिजेंस ये भी कहती है जल्द ही रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक का ऑर्डर दे सकता है, क्योंकि पुतिन को ये लगता है यूक्रेन जो अभी वेस्टर्न ग्रुप के साथ है, वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में है, तो यूक्रेन जो है वो एक प्रकार से हमारे बॉर्डर के साथ लगता वेस्टर्न कंट्रीज का एयरक्राफ्ट है। कभी भी यहाँ से जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो अटैक कर सकती हैं रशिया के ऊपर। तो यूक्रेन से निपटने के लिए रशिया प्रेशर डालना चाहता है यूक्रेन पर कि आप वेस्टर्न कंट्रीज का साथ देना बंद कीजिए। इसी के लिए 1,75,000 जो ट्रूप्स हैं ना वो यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात हैं, और कभी भी रशिया जो है वो
वार का ऑर्डर दे सकता है यूक्रेन के ऊपर। ये सिर्फ इंटेलिजेंस कहती है, असल में वार होगा नहीं होगा ये तो देखो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन अगर हो जाता है तो यूएसए कितना सपोर्ट करेगा यूक्रेन को, ये देखने वाली बात होगी। बाइडेन साफ कह चुके हैं कि हम यूक्रेन इशू पर रशिया के साथ लड़ाई नहीं करेंगे। तो फिर क्या करेगा यूएसए? सैंक्शंस लगाएगा ज़्यादा से ज़्यादा रशिया के ऊपर। सैंक्शंस लगाने से रशिया पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। पहले भी जब रशिया ने क्रीमिया को हड़पा था ना 2014 में, सैंक्शंस लगाए गए थे, लेकिन रशिया पर कोई असर नहीं होता है। रशिया बल्कि और ज़्यादा चाइना के करीब चला जाएगा, ये भी यूएसए के खिलाफ जाता है। तो ये यूएसए के सामने आज के समय में बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज देखो ये है ईरान का। ट्रंप ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को खत्म कर दिया, लेकिन अब बाइडेन प्रशासन चाहता है ईरान फिर से कोई न्यूक्लियर डील में शामिल हो। लेकिन अब ईरान ने साफ साफ कंडीशन रख दी है, पहले आप सैंक्शंस हटाइए, फिर हम आपके साथ डील साइन करेंगे और आप हमें एश्योरेंस दीजिए फ्यूचर में कोई भी यूएस का प्रेसिडेंट इस डील से बाहर नहीं आएगा। तो अभी ना यूएसए ऐसा करना चाहता नहीं है। यूएसए नहीं चाहता कि पहले हम सैंक्शंस हटाएं। अगर यूएसए पहले सैंक्शंस नहीं हटाएगा तो ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जारी रखेगा। ईरान और ज़्यादा यूरेनियम को इनरीच करता जा रहा है। अगर ईरान और ज़्यादा यूरेनियम को इनरीच करता गया तो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कैपेबिलिटी ईरान के पास आ जाएगी। फिर यूएस के पास पछताने के अलावा और कोई चारा नहीं होगा। तो यूएस अभी ना दुविधा में है। क्या ईरान के ऊपर सैंक्शंस अगर हटाए गए तो लगेगा कि यूएस वीक हो गया, ईरान ने अपनी बात मनवा ली, यूएस से कमजोर पावर हो गया यूएसए, ऐसा सिग्नल वर्ल्ड में जाएगा। अगर यूएसए सैंक्शंस नहीं हटाता है तो फिर ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी हासिल कर लेगा, ये भी यूएसए के हित में नहीं है। तो ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है यूएस के सामने आज के समय में। इसके बाद तीसरा चैलेंज साउथ चाइना सी से संबंधित। ये चाइना जो है ना फोर्सफुली ताइवान पर कब्जा कर सकता है, इसका प्रयास चाइना के द्वारा धीरे धीरे किया जा रहा है, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं। बार बार चाइना के जो फाइटर जेट है ना वो ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में जाते हैं। तो इससे कहा जा रहा है कि चाइना एक प्रकार से टेस्ट कर रहा है यूएसए का पेशेंस से। क्या अगर हम कल को ताइवान पर कब्जा करते हैं तो यूएस बीच में आएगा या फिर नहीं आएगा। तो ये तीन बड़े चैलेंजेस हैं आज के समय में यूएस के सामने। देखना ये होगा कैसे इन चैलेंजेस को यूएस जो है वो निपटता है। देखो एक बात सही है, यूएस के सामने ना आज के समय में दुविधा है, कैसे एक्ट किया जाए। क्या इस प्रकार से एक्ट किया जाए कि आज भी यूएसए सुपर पावर है, ग्लोबल पुलिसमैन की भूमिका यूएस को निभानी है, या फिर यूएसए अब मान ले कि अब यूएसए एकमात्र सुपर पावर नहीं है, बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, यूएस के समान एक दूसरी बड़ी पावर इमर्ज होकर आ गई है चाइना। तो उस प्रकार से यूएसए एक्ट करें, कैसे यूएसए की फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, इसको लेकर ना यूएसए कंफ्यूज्ड है। इसीलिए जो वर्ल्ड ऑर्डर है ना आज के समय में वो डिसऑर्डर है, वर्ल्ड ऑर्डर में ज्यादा अस्त व्यस्तता ज्यादा है, एक डेफिनेट वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है वर्ल्ड में फिलहाल कि हाँ यूएसए का बोलबाला है या फिर बाइपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, दो बड़ी पावर्स हैं, ऐसा कोई डिफाइंड वर्ल्ड ऑर्डर आज के समय में वर्ल्ड में है नहीं। तो ये पूरा इशू हमने डिटेल से डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट से संबंधित है। देखो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ना आज़ादी के बाद से ही इंसर्जेंसी का इतिहास रहा है। मतलब बलूच लोगों ने पाकिस्तान को स्वीकार नहीं किया। अभी भी काफ़ी सारे वहाँ पे ग्रुप्स हैं जो पाकिस्तान का विरोध करते हैं, जो पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। और पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की मिलिट्री वहाँ पे लोगों पर कितना ज़्यादा अत्याचार करती है वो भी आपने सुना होगा। जैसे रात को डिटेन कर लिया किसी बलूच पर्सन को, रात भर टॉर्चर किया गया और सुबह उस पर्सन की लाश मिली रोड के किनारे। ऐसे ऐसे अभी तक देखो 47,000 यूथ ऐसे हैं आज़ादी के बाद से ही जो मिसिंग हैं, मतलब मिले भी नहीं हैं। कईयों को पाकिस्तान की मिलिट्री ने मार दिया जिनका कोई अता पता नहीं है। तो इसका विरोध बलूच लोग करते रहते हैं, प्रोटेस्ट वो करते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ज़्यादा कभी ध्यान नहीं देती इन मांगों पर। ये मांगे पाकिस्तान की मीडिया भी ज़्यादा हाईलाइट नहीं करती। और आपको एक चीज़ भी पता है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट है। ये देखिए आप, ग्वादार पोर्ट जिसकी सिग्निफिकेंस काफ़ी ज़्यादा है, इसका पूरा जो मैनेजमेंट है ना वो चाइना के पास है। पाकिस्तान ने ग्वादार पोर्ट चाइना को लीज पर दिया है, तो चाइना की कंपनी ही इसे ऑपरेट कर रही है। तो इसको लेके भी लोकल लोगों की काफ़ी ज़्यादा शिकायतें हैं। ग्वादार पोर्ट बनने के बाद में लोकल लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि देखो
पाकिस्तान चाइना के ट्रोलर्स ग्वादार पोर्ट के आसपास आते हैं, मछली पकड़ते हैं, और बलूचिस्तान के जो फिशरमैन हैं उनको मछलियां नहीं मिलती, और भी उनके जीवन में ना बहुत सारी दिक्कतें आई हैं ग्वादार पोर्ट के बनने के बाद। तो अब ना एक बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हुआ बलूचिस्तान में, आप ये देखिए, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ यहां पे इस प्रोटेस्ट में इकट्ठी हुई। इतना बड़ा प्रोटेस्ट बलूचिस्तान में इससे पहले नहीं देखा गया। आप देख लीजिए एक बार। 9 सेकंड से ज़्यादा कॉपीराइट स्ट्राइक हो जाएगा। तो आप ये पूरा प्रोटेस्ट देखोगे ना, आप बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है। आर्टिकल में ये कहा जाता है कि देखो, इससे पहले इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट बलूचिस्तान में एकदम से नहीं इमर्ज होके आए। अब रीज़न ये है बड़े प्रोटेस्ट होने का, जमात इस्लामी पाकिस्तान की ना एक पार्टी है, पॉलिटिको रिलीजियस ग्रुप है, जैसे हमारे देश में ओवैसी की पार्टी मान लीजिए, वैसे ही पार्टी है एक पाकिस्तान में जमात इस्लामी। वो बलूच लोगों के राइट्स के पक्ष में आई है। 19 डिमांड्स पाकिस्तान की सरकार के सामने रखी गई थी। आपको मैं डिमांड्स भी दिखाता हूं, एक सेकेंड आप रुक जाइए। कहाँ गई ये रही, ये एंड टू इलीगल ट्रॉलर्स, फ्रीडम फॉर फिशरमैन टू गो टू सी, ऐसी ऐसी ना 19 डिमांड्स पाकिस्तान की सरकार के सामने रखी गई थी। अब शुरू में तो पाकिस्तान की सरकार को लगा अरे तो ऐसे ही प्रोटेस्ट करते रहते हैं, इनकी क्या बात सुनना, लेकिन ना प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बड़े हो गए। प्रोटेस्ट बड़े हो गए तो पाकिस्तान को ना प्रोटेस्टर्स की बात सुननी पड़ी। अब खबरें ऐसी आ रही हैं कि ज़्यादातर डिमांड्स को पाकिस्तान की सरकार ने मान लिया है। तो बोला यह गया है कि अब ना पूरा नैरेटिव चेंज हो जाएगा। पहले पाकिस्तान की सरकार ना बलोच लोगों के राइट्स के सामने झुकती नहीं थी, लेकिन अब जो झुक गई है ना, अब फ्यूचर में बलोच लोगों के द्वारा और ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिलेंगे। हालांकि जमात इस्लामी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो बलूचिस्तान के इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई। उन्होंने मिसिंग लोगों का इशू तो नहीं उठाया, क्योंकि अगर जमात इस्लामी पार्टी बलूच लोगों के गुम होने संबंधित इशू उठाती तो ऐसा लगता कि जमात इस्लामी जो पार्टी है वो पाकिस्तान के देश के खिलाफ काम कर रही है। तो जानबूझ के जमात इस्लामी ना वो इशू नहीं उठाया, लेकिन सोशल मीडिया में जो कवरेज हुई ना, उसमें बलूच लोगों के गुम होने संबंधित जो इशूज है ना, उनके जो भी सेपरेटिज्म संबंधित इशू हैं वो उठाए गए। तो कुल मिलाकर पॉइंट देखो ये है, पाकिस्तान जो एज ए स्टेट है ना बहुत कमज़ोर हो रहा है। जैसे तहरीक लबैक, उन्होंने कुछ दिनों पहले इतना प्रोटेस्ट किया था और उन्होंने सरकार को झुकवा दिया। तहरीक तालिबान के साथ में पाकिस्तान ने नेगोशिएशन कर ली। बताओ, सोसाइटी इतनी ज़्यादा रेडिकलाइज होती जा रही है। श्रीलंका के एक मैनेजर को मार दिया, और भी पाकिस्तान की सोसाइटी से ऐसी ऐसी खबरें निकल के आई। देखो, इंडिया को ना इन चीज़ों से खुश होने की बात नहीं है, दुखी होने की चीज़ है। क्यों? देखो, आपके घर का पड़ोसी है, आपके साथ में आपका पड़ोसी है, आपके पड़ोसी के घर में शांति रहेगी तो आपको भी ठीक लगेगा ना। आपके पड़ोसी के घर में मान लीजिए आपस में डेली कोई लड़ाई होती रहती है, कोई तमाशा होता है, पुलिस आती है, तो आपको भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपके पड़ोसी के घर में शांति होती है, पीस रहती है ना, तो उससे आपको भी सही रहता है। कल को ये पाकिस्तान एज ए स्टेट और ज़्यादा कमज़ोर हुआ, और ज़्यादा रेडिकलाइजेशन हुआ, इंडिया को ही तो खतरा होगा ना। इंडिया में आने लगेंगे फिर और ज़्यादा आतंकवादी। तो इंडिया की सोच तो ये है कि भैया आप ठीक रह लो, हमें आपसे कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं फिलहाल के समय में। हाँ, ट्रेड ज़्यादा होता है तो ठीक है, फ़ायदा होता है, लेकिन आप टेररिज्म को प्रमोट करते हो, आपकी सोच ही ये है, उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें पाकिस्तान को आज के समय में समझने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। डायरेक्टली हो सकता है कि क्वेश्चन ना आए, लेकिन इनडायरेक्टली आपको इशू पता होना चाहिए था, इसलिए हमने डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।